दिन भर तारीख 20 मई दिन शुक्रवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे में दखल से किया इनकार। और क्या कहा कोर्ट ने? जो बनारस की कोर्ट में पेंडिंग है मामला, ये डिस्ट्रिक्ट जज यानी डीजे के पास जाएगा और डीजे साहब है वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। रूस में कुछ लोग क्यों कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिकों का समर्थन? They are killers, they are criminals, but we give them medical care. और विवेचना में आज बात 5 बरस में हिंदुस्तान की सूरत बदलने वाले शेर शाह सूरी की। शेर शाह को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को पेड़ की छाया मिल सके। लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में 4 लेन सड़क के लिए बन रही एक सुरंग के धंसने से 4 लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बनिहाल के खूनी नाला इलाके में गुरुवार रात को सुरंग के मुहाने पर एक छोटा सा हिस्सा गिर गया था। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि टनल में काम कर रहे 10 मजदूर लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि सेना और पुलिस का संयुक्त बचाव और राहत कार्य जारी है। राहत कर्मियों ने 4 घायल लोगों को निकाला है। कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला की अदालत में समर्पण कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने पत्रकारों को बताया कि सिद्धू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक रोड रेज मामले में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग ने तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 2 साल पहले गैंग रेप और हत्या के 4 अभियुक्तों के पुलिस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। मारे गए 4 अभियुक्तों में से 3 नाबालिग थे। आयोग ने एनकाउंटर में शामिल रहे 10 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने एक नया केस फाइल किया है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक दिल्ली और बिहार में 17 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। राजद के प्रधान महासचिव और उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता ने बीबीसी से बातचीत में सीबीआई की इस पूरी कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जालसाजी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से आंतरिक जमानत मिलने के बाद आज सुबह 8 बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आजम खान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद थे। उनकी रिहाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया। वहीं समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में आंतरिक जमानत मिलने को न्याय की जीत बताया गया। अरब के प्रभावशाली लोकप्रिय कवियों में से एक मुजफ्फर अल नवाब का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो संयुक्त अरब अमीरात में एक अस्पताल में भर्ती थे। मुजफ्फर अल नवाब का जन्म इराक की राजधानी बगदाद में एक शिया परिवार में हुआ था। उन्हें अपनी एक ज्वलंत राजनीतिक कविता के लिए इराक की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। मुजफ्फर अल नवाब 1970 तक मिस्र, सीरिया, लेबनान और इरीट्रिया में निर्वासन में रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने इस क्षेत्र में बमबारी करके इसे नर्क की तरह बना दिया है। रूस का ध्यान पिछले कुछ हफ्तों से डोनबास पर केंद्रित है, जहां रूस समर्थित अलगाववादी पिछले 8 सालों से यूक्रेनी सेना से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मॉस्को यात्रा का बचाव किया है। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उस दौरान इमरान खान रूस की यात्रा पर थे। अमेरिका की यात्रा पर गए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने रूस की यात्रा अपनी विदेश नीति के तहत की थी। उन्होंने कहा, किसी को नहीं पता था कि मौजूदा संघर्ष उसी समय शुरू हो जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें और अब आज का कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला अदालत में है। वाराणसी की अदालत के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई अब जिला अदालत करेगी। साथ ही कहा गया कि वरिष्ठ जज और कुछ अनुभवी जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कहा, कोर्ट से बाहर आकर सुन लेते हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हम सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। ये ही 711 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। तो उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए और साथ ही कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये जानने के लिए मैंने बात की BBC सहयोगी सुचित्र मोहंती से, जो इस मामले को लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए, आज चंद्रचूड़ साहब की बेंच की अगुवाई वाले बेंच की आज सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के बाद जब ऑर्डर पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ कर दिया कि जो बनारस की कोर्ट में पेंडिंग है मामला, ये डिस्ट्रिक्ट जज यानी DJ के पास जाएगा और DJ साहब है वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। और इस सुनवाई में जो सीनियर और एक्सपीरियंस जज है वो सुनवाई करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज से जो है वही सुनवाई करेंगे। यानी कि जो DJ होते हैं वो UP के हायर जुडिशियल सर्विसेज से अफसर होते हैं। जहां तक उजू का सवाल है, उजू को लेके सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। उजू को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सारे जो उजू का मामला है और अरेंजमेंट से उसको करना पड़ेगा। यानी कि उजू के मामले में सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त है। उजू को जैसे ही चल रहा था उजू को करना पड़ेगा। हालांकि अहमदी साहब जो कि मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि उजू प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहे, उजू हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको भी लेके उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने इसको सिरे से नकारा है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये सबसे क्लियर किया कि देश में ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मनी सब कुछ होना चाहिए, जो कि अभी नीड ऑफ द आवर है। ये सबसे अहम बात खुल के आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि ये जो आज का ऑर्डर है, ये जो इंटरिम ऑर्डर है, ये 8 हफ्ते तक ये ऑर्डर लागू होगी और अगले सुनवाई इस मामले की जुलाई 2 हफ्ते की मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप जिस 8 हफ्ते की बात कर रहे हैं, क्या इसका दूसरा मतलब ये निकाला जाए कि 8 हफ्ते के भीतर जिला अदालत को इस पर फैसला कर लेना है? देखिए, सुनवाई के दौरान क्या निकल कर आएगा, क्या सुनवाई में ये साफ हो जाएगा कि ये मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्या ऑर्डर आएगा लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। लेकिन ये हम ये पक्का कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर सुनवाई जरूर होगी डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के सामने और डिस्ट्रिक्ट जज अपने तथ्यों के आधार पर ही अपने फैसले दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 महीने के अंदर यानी कि 8 हफ्ते के अंदर कोई फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट ने भी आज साफ कर दिया कि मामला बड़ा सेंसिटिव है, तो इसके ऊपर अब सुनवाई के लिए 2 महीने में पूरा करके ऑर्डर आना थोड़ी मुश्किल मुझे लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सर्वे में दखल नहीं देंगे, तो क्या सर्वे के बाद जो बातें हुई कि कथित तौर पर वहां शिवलिंग का मिलना और उस एरिया को सील किया जाना, वुजू की इजाजत देना, यानी यथास्थिति बनी रहेगी? जी, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला ऑर्डर था मई 16 और 17 को जो पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्टेटस को उस मामले में बरकरार रहेगी, 8 हफ्ते तक बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करती है। ये थे सुचित्र मोहंती, जो इस मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं। DK परमार कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वहीं मदन लाल लंबोरिया कह रहे हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में मंदिर मस्जिद मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये एक तरह से देश को अंधकार में ले जाने की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का कहना है कि उसने उन सैकड़ों यूक्रेनी युद्धबंदियों के नाम दर्ज किए हैं जो यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से बाहर निकल आए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि वहां से निकले सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत व्यवहार किया जाएगा, लेकिन रूस में इनमें से कुछ सैनिकों के खिलाफ युद्ध अपराध के तहत मामला चलाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि रूस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और यूक्रेनी
सैनिकों के साथ हैं। सुनिए मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट विकास त्रिवेदी की आवाज में। रूस ने यूक्रेन के उन थके हुए और घायल सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं जो मारियोपोल में स्टील वर्क से निकले हैं। ये वो सैनिक थे जो रूस से इस जगह को बचा रहे थे, लेकिन रूस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन अब कैदियों की अदला बदली की उम्मीद कर रहा है, लेकिन रूस में इसमें से कुछ सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। रूस के सांसद येवगेनी पापोव का कहना है कि यूक्रेन के सैनिक हत्यारे हैं, अपराधी हैं, लेकिन हम उन्हें मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। ये पूछने पर कि रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेजकर यूक्रेन पर हमला किया तो क्या ये आक्रामकता नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, ये आक्रामकता नहीं है, हमें तंग मत करो। रूस इस झूठे दावे के साथ यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां नाजियों से लड़ने गया है। युद्ध अपराध से जुड़ा मुकदमा रूस के इस दावे को मजबूती देगा। रूस के नेता लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना यूक्रेन में नाजियों, नेटो, यूरोप और अमेरिका से लड़ रही है, जो उनकी मातृभूमि पर हमला करने और उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। रूस की इस बात पर कई लोग यकीन करते हैं, लेकिन दिमित्री स्कुरीखिन नहीं। वो कहते हैं कि उनका मुल्क रूस हमलावर है। वो चाहते हैं कि पूरे शहर को इस बारे में पता चले। उन्होंने अपनी दुकान के बाहरी हिस्से को एक मैसेज बोर्ड में बदल दिया है। इस पर उन्होंने उन यूक्रेनी शहरों के नाम लिखे हैं जिन पर रूस ने हमला किया है, जैसे खेरसन, इरपिन, कीव। उन्होंने इस मैसेज बोर्ड में यूक्रेन में शांति लिखा है और अपनी छत को यूक्रेन के झंडे की तरह रंग दिया है। वो कहते हैं, मुझे लगा कि ये दूसरों को जानकारी देने का अच्छा तरीका है, क्योंकि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि रूस शहरों पर बम बरसा रहा था। कुछ लोग ये कुछ भी नहीं जानना चाहते। दिमित्री के दरवाजे पर गद्दार लिख दिया गया है। उन पर पुलिस की नजर है। सेना को बदनाम करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। लोग उनके बारे में कहते हैं, किसी दुकान का बाहरी हिस्सा अपनी राय जाहिर करने के लिए नहीं होता। वो जो सोचते हैं बोल सकते हैं। मुझे लगता है एक पड़ोसी देश पर हमला करना अजीब बात है। रूस में प्रदर्शन करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दिमित्री चुप बैठने को तैयार नहीं। स्टीव रोजनबर्ग, बीबीसी न्यूज, मॉस्को। और अब बात भारत की कर लेते हैं। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन की, जो काफ़ी चर्चा में है। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने गुरुवार को फ्लाईवेट फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हराकर गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए 52 किलो वर्ग का ये मुकाबला तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। वो 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन में गोल्ड जीता है। अपनी जीत के बाद निखत ने कहा कि अपनी जीत मैं अपने माता पिता को समर्पित करती हूँ। बीबीसी संवाददाता सुरेशा अबूरी पहुंची निखत के माता पिता के पास और उनसे जानना चाहा कि कैसा रहा निखत का जीवन। ऐसा हार्ट मेरे जब निकल के गिर जाता क्या है वैसा फील हो रहा था, मगर और उन्होंने जब गोल मारे ना तो बेहद खुशी हुई। उसका बोल भी नहीं सकते उसके बारे में। कुछ देर पहले बता रही थी कि आप वैसे उनके मैचेस नहीं देख रही थी। क्या था और क्या वजह थी, और अब आप मैच देख रही है तो कैसा लगता है? बच्चे को मार लगा तो माँ कैसा फील होती है, एकदम वहाँ बोल के वैसा माँ उनके मैच देखे तो मेरे को वैसा फील होता। कभी कभी लग जाता ना तो वो मेरे को डर होता था, मेरे को मैच देखना उनका बहुत। आप खुद एक कबड्डी प्लेयर है। निखत के पिता जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते रहे। उनकी छोटी बहन, 4 बहनें हैं, उनमें से छोटी बहन जो है वो इस वक्त में बैडमिंटन खेलती हैं। तो उन्होंने जब पहली बार बॉक्सिंग कहा तो आपका क्या रिएक्शन था? डर हुआ, क्योंकि वो लड़की का गेम नहीं है ना। अभी अपने तेलंगाना में कोई लड़की है भी नहीं और यूजुअली नॉर्थ ईस्ट के उधर के ही खेलते हैं। टाइम पास के लिए बोलते ना बच्चे, हट करे तो कर रहे होगे, चलो 1 महीना या हफ्ता 1 वीक ऐसा खेल के बंद कर देती होंगी। मारा लगे तो डर के छोड़ देते ना, तो वैसा समझे। करते गई लगे मारा भी तो वो मारा को भी बर्दाश्त करके खेल के 1 ईयर में ही अपना स्टेज बना लिया समझो। मैं बोली कि ये गेम अपने बस का नहीं है और हम मुस्लिम से ज़्यादातर तो कोई निकलता नहीं बाहर। स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस करके आए तो ये उनका ये आईब्रो ग्लव से कभी मारने में फट जाता है ना, तो ऐसा पूरा फट गया। तो वो देख के मैं इतना ये हो गई, अब अभी खेलना ही नहीं है बॉक्सिंग वाला। तो नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे तो लगते रहते। ये छोटे मोटे है, इसको डरना क्या है मामा। उन्होंने मेरे को हिम्मत दिए। मैच तो बहुत ही टेंशन में था, लेकिन इतना भी हमको कॉन्फिडेंस था
और सारे हिंदुस्तान के जितने भी सीनियर से रिटायर कोचेस है, वो जो भी रनिंग कोचेस है, उन लोग को सब उम्मीद थी कि भाई हमारे 12 प्लेयर की टीम में से एक भी प्लेयर जो सो फाइनल में आया है, और वो फाइनल में वो भी कोई नहीं जो सो निखत आई है। तो और उन पर एक भरोसा भी था कि निखत ये गोल्ड मेडल पक्का मारेगी, छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी बाकी के उससे पहले जो मैचेस निखत ने खेले हैं सारे 5 वन साइडेड मैचेस है। खासकर अगर हम बात करें एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली निखत के बारे में, तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है एक लड़की को आप यहाँ तक लेकर आए और बॉक्सिंग रिंग तक और वर्ल्ड कप तक, तो फिर परिवार का कितना ज़्यादा साथ रहा? अभी इस अब जैसे कि बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी मध्य प्रगति की बात है, तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन रहने के नाते ये मेरे से पॉसिबल हो चुका है। और कई लोग का अपना अपना ओपिनियन होता है कि जो सारे अब मुस्लिम्स के हैं, आप बच्ची को ओपनली ड्रेस कोड रहता है, ऐसी चीज़ें रहते हैं जो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हम मैं एज ए स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं ये सब के कमेंट्स सब ऐसे ही कान से सुनता था, कान से निकाल देता। निखत के माता पिता निखत के सफ़र के बारे में बता रहे थे, उनसे बात कर रही थी सुरेशा अबूरी। और अब विवेचना। शेरशाह सूरी को सिर्फ 5 साल भारत पर राज करने का मौका मिला, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसकी वजह से उन्हें आज तक याद किया जाता है। शेरशाह सूरी की 477वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल। शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण ये रहा हो कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक भारत पर राज किया और उनकी मौत के 10 वर्षों के भीतर उनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। शेरशाह की जीवनी लिखने वाले कालिका रंजन कानूनगो लिखते हैं, शेरशाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने में वो अकबर से कम नहीं थे। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। बाद में शेरशाह बिहार के एक छोटे सरगना जलाल खां के दरबार में उपनेता के तौर पर काम करने लगे। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं बंगाल जीतना चाहता था, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी का इलाका पड़ता था। हुमायूं ने उससे लड़ाई करने का मन बनाया। मशहूर इतिहासकार फरहत नसरीन अपनी किताब इफ हिस्ट्री हैज टॉट अस एनीथिंग में लिखती है, शेरशाह की महत्वाकांक्षा इसलिए बढ़ी क्योंकि बिहार और बंगाल पर उनका पूरा नियंत्रण था। अंततः वो मुगल बादशाह हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, शेरशाह हुमायूं से कहीं बेहतर थे। वर्ष 1537 में दोनों की सेनाएं उत्तर प्रदेश में चौसा में एक दूसरे के सामने थी, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेरशाह के पास भेजा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब तखब-उत-तारीख में लिखते हैं, जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरशाह कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहे हैं। जमीन पर बैठकर ही उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अजीज ने ही दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसके तहत ये तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके कुछ समय बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच फिर मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह की तुलना में काफ़ी बड़ी थी। जहां शेरशाह की सेना में कुल 15,000 सैनिक थे, हुमायूं की सेना में 40,000 से कम सैनिक नहीं थे। लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका साथ छोड़ दिया और बिना एक भी सैनिक गंवाए शेरशाह की जीत हो गई। जब हुमायूं वहां से भागने लगा तो शेरशाह ने उसका पीछा करने के लिए अपने राजपूत सिपहसालार ब्रह्मादित्य गौड़ को एक बड़े दस्ते के साथ लगाया। अब्बास सरवानी लिखते हैं,
गौर को निर्देश थे कि वो हुमायूं से लड़ने के बजाय सिर्फ उसका पीछा करे। हुमायूं अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ किसी तरह आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचकर उसने अपनी बेगम दिलदार को साथ लिया और अपने खजाने से कुछ धन लेकर मेवात के रास्ते लाहौर की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद शेर शाह भी आगरा पहुंच गए। फिर उन्होंने ब्रह्मादित्य और ख्वास खां दोनों को हुमायूं के पीछे लगा दिया। हुमायूं का पीछा करने का उद्देश्य उसे पकड़ना नहीं बल्कि उसे हिंदुस्तान से खदेड़ देना था। हुमायूं किसी तरह लाहौर पहुंचने में सफल रहा। वहां वो करीब 3 महीने रहा क्योंकि उसके पीछे भेजे गए शेरशाह के सैनिक बारिश के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। अक्टूबर 1540 के तीसरे हफ्ते में शेरशाह के सैनिकों ने सुल्तानपुर नदी पार की। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत ने अपनी किताब तारीख़-ए-राशिदी में लिखा, जैसे ही शेरशाह के लाहौर की तरफ वहां बढ़ने की खबर पहुंची, बादशाह हुमायूं वहां से भाग निकले। उनके लोगों ने अपने सजे हुए घर उसी हालत में छोड़ दिए जिस हालत में वो थे। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, लेकिन जितना धन वो अपने साथ ले जा सकते थे वो ले गए। वो पहले कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन उनका कोई भी साथी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। रास्ते में खुशब के पास हुमायूं और उनके भाई कामरान के बीच झड़प हो गई और यहाँ से मुगल कारवां 2 हिस्सों में बंट गया। हुमायूं के साथ बहुत कम सैनिक और उसकी पत्नी आ गईं। जैसे ही हुमायूं ने हिंदुस्तान की सीमा पार की, उसका पीछा कर रहे ख्वास खां ने भी झेलम नदी के पश्चिमी किनारे से उसका पीछा करना छोड़ दिया। शेरशाह को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को पेड़ की छाया मिल सके। उन्होंने 4 बड़ी सड़कें बनवाई, जिसमें सबसे बड़ी थी ढाका के पास सोनार गांव से सिंधु नदी तक की 1500 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे आज जीटी रोड कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें भी बनवाई। न सिर्फ ये, उन्होंने हर 2 कोस पर लोगों के ठहरने के लिए सराय बनवाई। हर सराय पर 2 घोड़े भी रखवाए, जिनका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए हर कार्य कर सके। शेरशाह के प्रशासन की सफलता में इन सड़कों और सरायों ने अहम भूमिका निभाई। उनके राज में अधिकारियों का अक्सर तबादला कर दिया जाता था और उनके सैनिक भी अक्सर गतिशील रहते थे। ये सराय इन अधिकारियों और खुद बादशाह के विश्राम गृह का काम करती थी। हर सराय में बादशाह के लिए एक अलग कमरा आरक्षित रखा जाता था। शेरशाह का शासनकाल बहुत कम होने के बावजूद स्थापत्य कला में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। उनकी मंशा इसे दिल्ली का 6ठा शहर बनाने की थी। वर्ष 1542 में उन्होंने पुराने किले के अंदर ही किला-ए कुन्हा मस्जिद बनवाई, लेकिन सासाराम में बने उनके मकबरे को स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। शेख रिजोउल्लाह मुश्तकी अपनी किताब वकीयत-ए मुश्तकी में लिखते हैं, शेरशाह अपने लोगों के लिए पिता के समान थे। असामाजिक तत्वों के प्रति वो काफी सख्त थे, लेकिन दबे कुचले लोगों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति उनके मन में बहुत दया और प्रेम था। उन्होंने हर दिन भूखे लोगों के खाने के लिए 500 तोले सोने को बेचने से मिलने वाली रकम तय कर दी थी। उन्होंने ये नियम बना दिया था कि वो जहां कहीं भी रुकें, वहां के हर व्यक्ति को खाना उपलब्ध कराया जाए। रिजोउल्लाह मुश्तकी आगे लिखते हैं, शेरशाह ने कभी भी अत्याचार करने वालों का साथ नहीं दिया, चाहे वो उनके नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों न हो। 2/3 रात गुजर जाने के बाद उनके नौकर उन्हें जगा देते थे। इसके बाद वो 4 घंटे तक यानी फज्र की नमाज तक देश के हालात के बारे में रिपोर्ट सुना करते थे। वो बिना वजह खून बहाए जाने और क्रूरता के सख्त खिलाफ थे। शेरशाह का प्रशासन बहुत चुस्त था। जिस किसी भी इलाके में अपराध होते थे, अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर्जाना देने के लिए कहा जाता था। अब्बास खां सरवानी लिखते हैं,
ग्राम प्रमुख यानी मुकद्दम का काम गांव के हिसाब किताब को संभालने से कहीं अधिक था। अगर गांव में कोई अपराधी होता था तो इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। डकैती या यात्रियों की हत्या होने पर उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो दोषियों को पकड़े और लूटा गया सामान बरामद करे। शेरशाह की दयालुता के और भी कई किस्से मशहूर हैं। अब्बास सरवानी लिखते हैं, शेरशाह की गिनती हमेशा सबसे दयालु विजेताओं में की जाएगी। इस बात के विवरण मिलते हैं कि जब वो हुमायूं की हार के बाद आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानी और महिलाएं बाहर आके उनके सामने सिर झुकाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमेशा इस बात का भी ख्याल रखा कि उनकी सेना के पैरों तले लोगों के खेत न रौंदे जाएं। अगर कभी उनकी सेना की वजह से खेतों को नुकसान पहुंचता था तो वो अपने अमीर भेजकर किसानों को तुरंत नुकसान का मुआवजा दिलवाते थे। अपने सैनिकों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था और उनके सैनिक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मशहूर इतिहासकार H.G. कीन अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द रेसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लिखते हैं, वो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा। अपने छोटे से करियर में उन्होंने लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द स्थापित करने पर बहुत जोर लगाया। शेरशाह के शासन में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था। उनके सबसे प्रिय जनरल ब्रह्मजीत गौड़ थे, जिन्हें उन्होंने चौसा और बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं का पीछा करने भेजा था। हालांकि निजी जिंदगी में वो पक्के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकांश हिंदू प्रजा पर कभी कोई अत्याचार नहीं किए। उन्होंने पहली बार ये सोचा कि सरकार को हमेशा अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। बाद की किसी भी सरकार ने, जिसमें अंग्रेज भी शामिल हैं, ये समझने की बुद्धिमानी नहीं दिखाई। शेरशाह ने वर्ष 1544 में कलिंजर के किले का घेरा डाला। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह कछवाड़ा से बिना आगरा वापस लौटे सीधे कलिंजर गए। सलातिने अफसाना के लेखक अहमद यादगार लिखते हैं, शेरशाह के कलिंजर जाने का कारण बीर सिंह बुंदेला था, जिसे शेरशाह ने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन उसने भागकर कलिंजर के राजा के यहाँ शरण ली थी और उसने शेरशाह को सौंपने से इनकार कर दिया था। कलिंजर का किला समुद्र की सतह से 1230 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। शेरशाह ने किले को घेर कर सुरंगें और ऊंची मीनारें बनवाना शुरू कर दी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो तय हुआ कि 22 मई 1545 को किले पर हमला बोला जाएगा। हमले में भाग लेने के लिए शेरशाह खुद आगे आ गए। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, जब दरिया खां बम लाए तो शेरशाह उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए जहां से वो तीर चला रहे थे और उस स्थान पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पलीते में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। जब सैनिक इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे, एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा और उस स्थान पर फटा जहां बाकी बम और पटाखे रखे हुए थे। बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ आग लग गई। वहां मौजूद शेख खलील, शेख निज़ाम और दूसरे सैनिक तो आंशिक रूप से जले, लेकिन शेरशाह करीब आधे जल गए। उसी हालत में उन्हें शिविर के बीचों बीच लाया गया। वहां उनके दरबार के सभी विशिष्ट लोग मौजूद थे। शेरशाह ने उसी जली हुई हालत में अपने एक जनरल ईसा खां को तलब किया और आदेश दिया कि उनके जिंदा रहते किले पर कब्जा कर लिया जाए। ईसा खां ने ये सुनते ही किले पर चारों ओर से हमला बोल दिया। अब्बास सरवानी लिखते हैं, शेरशाह के सैनिक चींटियों और टिड्डियों की तरह किले पर टूट पड़े। जब भी शेरशाह को थोड़ा बहुत होश आता, वो चिल्लाकर अपने सैनिकों को किले पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करते। अगर कोई उन्हें देखने आता तो वो कहते, यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय लड़ने जाओ। उस समय मई का महीना था और वहाँ बहुत गर्म हवा चल रही थी। शेरशाह के सैनिकों ने उनके शरीर पर चंदन का लेप और गुलाब का जल का छिड़काव किया, लेकिन हर घंटे गर्मी बढ़ती ही गई और शेरशाह को कोई आराम नहीं मिला। दोपहर की नमाज के समय शेरशाह की सेना किले में घुसने में कामयाब हो गई। अब्बास आगे लिखते हैं, जैसे ही शेरशाह को जीत की खबर सुनाई गई, उस तकलीफ में भी उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव उभर आए। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी इस इच्छा को पूरा किया।
ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं। शेरशाह की मौत के 5वें दिन उनके दूसरे नंबर के बेटे जलाल खां कलिंजर पहुंचे, जहां उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी पर बैठाया गया। शेरशाह को कलिंजर के पास एक जगह लालगढ़ में दफना दिया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर सासाराम में शेरशाह के मकबरे में ले जाया गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। ये था आज का दिन भर। कल आपसे मुलाकात होगी तो आप होंगे, हम होंगे और होगा BBC इंडिया बोल। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।